हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 8 अगस्त के शिफ्ट 4 के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने सारे पीछे के जो भी शिफ्ट आए थे उसका सलूशन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और आपका एग्जाम काफ़ी पास में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द जनरल टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू इंश्योर। तो कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जनरल टारगेट क्या होता है। पहला, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए। मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है कि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को बनाकर रखे। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, उसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और इनका ये टारगेट होता है कि इकोनॉमी में प्राइस को थोड़ा स्टेबल बनाकर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइटोलॉजिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इन प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग इन अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन द 1960s। देखिए क्वेश्चन में इतना बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसने खोजा था, वही आपको आंसर मार्क करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ई पैलेड। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कौन से साइटोलॉजिस्ट। अब साइटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो सेल की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल दिखाया था प्रोटीन प्रोसेसिंग और शॉर्टिंग में। तो राइट आंसर यहाँ पे था जॉर्ज ई पैलेड। जिसने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी उन्होंने ही तो बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था उसका कह रहा है कि कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कौन सी जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउसेस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था और इसका उद्देश्य ये था कि वो उन घरों की पहचान करे जो कि पीडीएस सिस्टम के अंडर सब्सिडाइज्ड रेट पे राशन लेने के लायक हैं। मतलब उन लोगों की पहचान करना जिनको कि सस्ते रेट पे फूड ग्रेन गवर्नमेंट दे सके। कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग एलिजिबल भी होते हैं फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं और इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो वही है, इस एक्ट का उद्देश्य यही था कि ये एलिजिबल हाउस होल्ड यानी जो पीडीएस सिस्टम के अंडर फूड ग्रेन्स लेने के लायक हैं, मतलब गरीब वर्ग के हैं, उनकी पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इन अस्ताना कजाकिस्तान हु वॉन सिल्वर इन 53 kg वेट कैटेगरी। यहाँ पे पूछ रहा है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में अस्ताना में सिल्वर मेडल किसने जीता था 53 kg के वेट कैटेगरी में। वैसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपको यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि रेसलिंग से कौन रिलेटेड है, अंतिम पंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वॉज इट अनाउंस्ड दैट द खेल रत्न अवार्ड विल बी डिक्लेयर्ड एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किस दिन को ये अनाउंस किया गया था कि खेल रत्न अवार्ड का नाम जो होगा वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 अगस्त 2021 को ये डिसाइड किया गया था। और ये अवार्ड जो है हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनटू इफेक्ट। तो यही कह रहा है कि किस साल जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है इफेक्ट में आया था, लागू हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2004-05। ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में, लेकिन इफेक्ट में आया था 2004 में, मई में। इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है ना वो 3% ऑफ द GDP हो जाए और जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसको 0 कर दिया जाए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये जो सिंपल भाषा में कह लीजिए तो सरकार का घाटा होता है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। और यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करने का जो है टारगेट था। तो इसको आप याद रखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट को कितना करने का टारगेट था, तो 3% ऑफ द GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पुष्कर मेला इज़ अ पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। पुष्कर मेला कहाँ का सांस्कृतिक त्यौहार है, किस स्टेट का।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। असम से आप याद रखेंगे अंबुबाची मेला, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कामाख्या टेम्पल में लगता है ये। और बिहार से आप याद रखेंगे सोनपुर कैटल फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.05800 आर। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4। यहाँ पे जो है ना पॉइंट के बाद 0 लगा है, सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको भी नहीं गिनते, यहाँ से हम गिनते हैं जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4। और ये 9th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो इसमें से कह रहा है कि ड्यूरेबल गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पे नॉट जो लगा है ना, इसको भी एग्जाम में दिखता नहीं है, ये इसको आराम से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ड्यूरेबल गुड्स होते क्या हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज़्यादा समय तक चले, बार बार आपको उसको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे लिखा है दे आर कैपेबल ऑफ रिपीटेटिव यूज़, बिल्कुल सही है, इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय इमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि ये तुरंत जो है ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे दे आर मेंट फॉर रिपीटेटिव परचेज, दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, इनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, यानी ये गुड्स ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जब लंबा चलेंगे तो रिपीटेटिव परचेज क्यों करना, मतलब बार बार थोड़ी ना हम खरीदेंगे इसको, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसको बार बार खरीदना नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है एज पर इन द ईयर 2022 विच इंडियन एयरपोर्ट हैड द मोस्ट पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट मूवमेंट। सिंपल भाषा में ये पूछ लीजिए कि बस इतना पूछ रहा है कि सबसे जो है बिजी एयरपोर्ट कौन सा रहा था, तो राइट आंसर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन in the union budget 2023 to 24 the government of India has adopted 7 priorities which are termed as। 2023-24 में जो बजट आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें 7 प्रायोरिटीज़ अपनाया था, उसको क्या बोला गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसको नाम दिया गया सप्तऋषि। और ये 7 प्रायोरिटीज़ थी क्या, आप बस सुन लीजिए। हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation, minimum government and maximum governance, environmental sustainability। तो ये सारे 7 प्रायोरिटीज़ थे, उसको नाम दिया गया था सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे पूछा है कि लिटरेसी रेट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट सबको पता है केरला का है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे गोवा का नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी केरला, लक्षद्वीप एंड मिजोरम। अगर बात करें केरला का था कितना, तो 96.2%, केरला का लिटरेसी रेट 96.2%, और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें 91.85%। अगर बात करें मिज़ोरम की तो 91.33%। तो ये आप लाइन से लिख लेंगे, ये केरला, लक्षद्वीप एंड मिज़ोरम। अगर हम बात करें तमिलनाडु का तो इसका 80% के लगभग था, और गोवा की अगर हम बात करें तो 87.4% था यहाँ पर गोवा का, तमिलनाडु का 80%, उत्तराखंड का तो 79.6% था, या फिर रफली आप 79% मान लें। महाराष्ट्र का रफली जो है 83% के करीब में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इज अ सोर्स टू स्टडी भरतनाट्यम। सिंपली इसका मतलब ये है कि भरतनाट्यम का सोर्स कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनय दर्पण में हमें मिलता है भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा बहुत। और अगर बोला जाए ये क्लासिकल डांस कहाँ का है भरतनाट्यम, तो ये है तमिलनाडु का। यहाँ से आप ये याद रखेंगे अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो एक बार जो है हम सब याद किए रहते हैं ना, चाणक्य ने लिखी, चाणक्य ने लिखी, लेकिन एक बार कौटिल्य दे दिया था ऑप्शन में, तो इन्हीं का नाम है कौटिल्य या फिर चाणक्य जो है, इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी अगर पूछे तो पाणिनि ने लिखा था, और अगर आपसे पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम तो इसको कालिदास जी ने लिखा था। ये सब आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बजट।
सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। गवर्नमेंट जो है डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस करती है उसको बोलते हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आती है, जो भी सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं और डिफेंस सर्विसेज जो होती हैं, ये सब नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो सैलरी एंड पेंशन तो नहीं होगा, और सब्सिडीज़ भी नहीं, और डिफेंस सर्विसेज भी नहीं, ये सारे जो हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को देती है तो वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि ये डे टू डे तो नहीं होता ना खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टर्म भोगा रेफर टू ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। यानी मेडिवल पीरियड में भोगा का मतलब क्या होता था, इस टर्म का मतलब? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेवेन्यू असाइनमेंट्स होता था इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोया मूवमेंट इन मलकानगिरी ड्यूरिंग 1880 नाउ इन ओडिशा वॉज लेड बाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोया मूवमेंट या फिर आंदोलन जो था ये मलकानगिरी में हुआ था, जो कि आज ओडिशा में है। तो ये किसने लीड किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तमादोरा। कोया मूवमेंट जो है ये ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश, और ये आप याद रखेंगे कि कब ये हुआ था, 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज प्रेजेंटेड टू गुरु विपिन सिंह अ पॉपुलर मणिपुर डांसर। तो यहाँ पे कह रहा है गुरु विपिन सिंह जो कि मणिपुरी के पॉपुलर डांसर हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनका अवार्ड ज़रूर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन इज़ एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जाकिर हुसैन जो है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तबला। संतूर से आप याद रखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आई थिंक जिसमें आया ना हो, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड। और सितार की बात करें तो विलायत खान, क्योंकि इनका भी बहुत लोग कन्फ्यूज़न में सरोद या तबला आंसर मार्क कर देंगे, तो इसी वजह से एग्जामिनर ये पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल्स पैसेज इन अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज अगर एंटर करता है, कोई आवेश अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसता है, तो उसका जो पाथ होता है, मतलब उसका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सर्कुलर हो जाता है। तो वही कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड में? तो राइट आंसर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एट दी 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स वर वॉन बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितने सिल्वर मेडल जीते थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 सिल्वर मेडल जीते थे। वैसे टोटल जो है महाराष्ट्र के 158 मेडल्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अंडरटेकन अंडर द 5-year प्लान्स। यहाँ पे पूछा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा रिफॉर्म नहीं है जो कि 5-year प्लान्स के अंडर में लिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ रेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट। देखिए फर्स्ट 5-year प्लान में ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लैंड टू टिलर ये आया था। इसमें ये हो रहा था कि जो भी बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे उनसे ज़मीनें लेके जो लैंडलेस ओनर थे या लैंडलेस फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको भी दिया जा रहा था। तो ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। दूसरा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब कि किसी के पास मैक्सिमम कितना ज़मीन हो सकता है उसके लिए ये आया था, और ये भी फर्स्ट 5-year प्लान में ही आया था। नेक्स्ट था लॉन्च ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड टेक्नोलॉजी। तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लाए गए। अब यहाँ पे जो रेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट है ये जो है एग्रीकल्चर के लिए नहीं था। रेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो रेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था कि कोई भी जो भी लैंड ओनर वगैरह है वो बहुत सारा रेंट ना ले किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ड्राइनेस ऑफ ओल्ड वेल्स। यानी पुराने कुएं जो सूख रहे हैं तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसमें योगदान कर रही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए लॉट ऑफ बोरिंग पम्प्स हैव बीन सेट अप इन द एडजेसेंट एरियाज।
यानी जहाँ पे कुएँ हैं जस्ट उसके बगल में जो है बहुत सारे बोरिंग पंप्स लग रहे हैं, तो ये ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे कुएँ सूख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम पूछ रहा है, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 19, क्योंकि 17 हमने ऊपर पढ़ा, ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डायरेक्शन ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो कह रहा है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का जो इंडिया में आती हैं साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, तो उनका डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्टर्ली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम रिप्रेसिव स्टेट एक्शंस, जुडिशियल डिसीजंस, tend to expand the scope of the word state as defined by dash of the constitution। यहाँ पे कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो राज्य के दमनकारी नीतियों से बचाते हैं और बाकी बहुत सारे न्यायिक निर्णय है जो कि स्टेट वर्ड का स्कोप बढ़ा देते हैं। तो स्टेट वर्ड का वो डिफिनीशन किस आर्टिकल में है, तो राइट आंसर यहाँ पे है आर्टिकल 12 में। स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं होता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, यानी लेजिस्लेचर हर स्टेट की या फिर पार्लियामेंट जो इंडिया की है वो, और लोकल लेवल पे जो भी अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 जो होता है ये प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं उनको जो है नल एंड वॉयड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध कोई भी नियम बन गया है तो वो मान्य नहीं होगा। तो आर्टिकल 13 में ऐसा लिखा हुआ है। ये था 8 अगस्त के शिफ्ट 4 के सारे क्वेश्चन का सलूशन, और ये एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन पेपर में है वैसे ही अरेंज्ड है। यहाँ पे ना ही मैंने कोई ऑप्शन बदला है ना ही कुछ, सेम टू सेम वैसे ही टाइप किया है। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।